करता है फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। जब गैस एक्सपैंड होगी तो पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम पोजीशन 1 से 2 की तरफ, क्योंकि उसको हीट मिल रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। तो ये फिर कौन सा हुआ? रिवर्स, ये हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है इस केस में। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है जो प्रोसेस 1 से 2। अब वो कहता है जी, वो जो हमने जो सिलेंडर का बॉटम था उसको हम इंसुलेट कर देते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जो एनर्जी सोर्स से हमने कनेक्ट किया था। अब कोई हीट उसमें एंटर नहीं हो रही। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबैटिक। जी जी। नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। डेल्टा टी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जो टेम्परेचर बाहर है वही इसका है, सिलेंडर जो गैस का है। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब, लेकिन हीट आ रही है क्योंकि बाहर क्या है, रिजर्वायर है। अ, जैसे हमने बात की थी, अगर रूम में टीवी लगा है, टीवी से जो हीट तो निकल रही है, वो रूम टेम्परेचर पे कितना इम्पेक्ट कर रही है? नहीं कर रही ना, क्योंकि रिजर्वायर है बहुत बड़ा, उस पर टेम्परेचर इतना वेरी नहीं करेगा। सो इसी तरह ये जो सोर्स है हमारा, इसका जो टेम्परेचर है TH, वही टेम्परेचर इसका है सिलेंडर का, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कर सकती है। साइडों से वो इंसुलेटेड है, वहां से हीट नहीं आ सकती। अब जो हीट मिल रही है गैस को, वो गैस एक्सपैंड तो करेगी। एक्चुअली इस पिस्टन के इसके ना वेट होते हैं, ठीक है, साथ में काफी नंबर ऑफ वेट रखे होते हैं काफी सारे। उसको आप स्लोली स्लोली रिमूव करोगे तो वो गैस एक्सपेंड करेगी, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब वो कहता है, अब कहता है उस जो सिलेंडर है उसको हमने इंसुलेट कर दिया। अब हमारे पास प्रोसेस हो गया आइडियाबैटिक। अब हम जो वेट इसके ऊपर है पिस्टन के, उसको और हटा रहे हैं। हमने थोड़े वेट रिलीज किए तो उसने गैस ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आइडियाबैटिक में क्या है कि हम जो पिस्टन का वेट है वो और हटा रहे हैं। अब ड्यू टू इंटरनल एनर्जी गैस मूव करेगी। यहाँ पे जो गैस मूव कर रही है वो इंटरनल एनर्जी नहीं है, वो हीट आ रही है बाहर से। यहाँ पे जो उसकी एक्सपेंशन होगी वो ड्यू टू इंटरनल एनर्जी होगी। तो जो उसका टेम्परेचर TH था वो अब कम होके TL पे आ गया है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम हुई है, गैस की एक्सपेंशन हुई है फ्रॉम पोजीशन 2 से 3 की तरफ। अच्छा, अब इसका रिवर्स केस देखते हैं। अब इंसुलेशन हटा देते हैं। जो सिलेंडर था उसको हमने सिंक से कनेक्ट कर दिया है। तो जो गैस सिलेंडर के अंदर थी, जो उसका टेम्परेचर, वहां से हीट रिलीज हुई, जो बाहर का टेम्परेचर है TL, तो सिलेंडर का टेम्परेचर भी TL हो गया। तो यहाँ पे फिर टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो गया, हीट रिलीज हुई, तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी फ्रॉम पोजीशन 3 to 4 की तरफ। तो इसको हम कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, इसके बाद हमने जो फिर जो बॉटम था सिलेंडर का, उसको फिर हमने इंसुलेट कर दिया और वेट बढ़ा दिया सिलेंडर पे। पहले हमने कम किया था, यहाँ पे फिर वेट बढ़ाया है, तो गैस और कंप्रेस होगी। तो जो टेम्परेचर TL था सिलेंडर के अंदर, वो फिर TH की तरफ रीच करेगा। तो ये फिर अपनी इनिशियल स्टेट में वापस पहुंच गया, जो गैस थी पोजीशन 4 से 1 की तरफ। तो ये सारा रिवर्सिबल साइकिल था। तो इस जो सेक्शन है
इसको हम कहते हैं आइडियाबैटिक कंप्रेशन। उसी को उसने चार्ट में भी शो किया है। अच्छा, कॉर्नर ने कहा क्या है, उसने उसने ये कहा कि जो एफिशिएंसी इरिवर्सिबल प्रोसेस की है वो हमेशा कम होती है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के से जो फॉलो करते हैं वो हीट इंजन जो रिवर्सिबल प्रोसेस पे ऑपरेट होते हैं। अगर कोई हीट इंजन इरिवर्सिबल है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। जो पहला प्रिंसिपल है उसका, वो क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ reversible heat engine is always less than the efficiency of a reversible one operating between the same two reservoir। हमारे पास तीन हीट इंजन है, एक इरिवर्सिबल है, दो रिवर्सिबल है। इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जिसका टेम्परेचर TH है, और सिंक से जिसका टेम्परेचर TL है। अब जो रिवर्सिबल है उसकी एफिशिएंसी कम होगी, जो रिवर्सिबल है उनकी एफिशिएंसी सेम होगी दोनों की। तो सेकंड प्रिंसिपल उसका ये कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर आर द सेम। कुछ समझ आया? यस, the efficiency of heat engine 1 is less than efficiency of heat engine 2 and 3, but the efficiency of heat engine 2 and 3 are the same। अगर उसका डिजाइन चेंज होता है ऑब्वियसली दैट थिंग्स विल बी मैटर, इम्पैक्ट होगा उनका। अच्छा, अब आते हैं हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल्स की तरफ, ठीक है। द टेम्परेचर स्केल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है, जो स्केल स्केल जो है वो इंडिपेंडेंट है उन किससे, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अगर हम नेक्स्ट में अगर स्लाइड में आपको जो उसका रिलेशन है, अब रिवर्सिबल हमारे पास हीट इंजन है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का केस है। जो सोर्स है जिसका टेम्परेचर TH है, सिंक है जिसका टेम्परेचर TL है, वर्क है, इन भी हो रहा है आउट भी हो रहा है। तो इस केस में वो कहता है जो इसका रेशियो होगा, जो हीट QH है, the ratio of QH over QL will be equal to ratio of TH over TL। जो आपके सोर्स से हीट आ रही है या जा रही है, ओवर QL जो सिंक से हीट जा रही है या आ रही है, वो इक्वल होगा जो उन दोनों का टेम्परेचर है रेशो का। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, वो उसको देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है। अच्छा, ऐसे हीट इंजन जो कॉर्नेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, दोज आर कॉल्ड कॉर्नेट हीट इंजन। ऐसे हीट इंजन those operate under Carnot principle, they are called Carnot heat engine, or Carnot heat engine are the most efficient of all heat engines operating between the same high and low temperature reservoirs। अगर हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे करेंगे, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी डेरिवेशन ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटी सी है। आउटपुट की जगह आप हम हमारे पास क्या है इसमें, इसको अगर हम डेरिवेट ड्राइव करें
आउटपुट हमारे पास है इसमें रेफ्रिजरेशन के केस में अगर QL होगी और इनपुट QH। तो W की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसको सॉल्व W का अगर उसका फार्मूला हमने पढ़ा था QH माइनस QL, तो उसकी जगह में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी का जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह आएगा। और अगर कॉर्नेट हीट इंजन की हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो आप हीट की जगह जो टेम्परेचर है कॉर्नेट हीट इंजन में गिवन वो पुट कर दें तो आपकी एफिशिएंसी कॉर्नेट हीट इंजन की आ जाएगी। और जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है, अच्छा ये एग्जांपल देख लेते हैं। जो कॉर्नेट इसमें जो टेम्परेचर है तमाम हीट इंजन के TH और TL वो सेम है, लेकिन इरिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम है सबसे। जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है 70%। तो ये जो इसको हम अचीव नहीं कर सकते, ये 80% पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली 30 से 50% ही रहती है हीट इंजन की, लेकिन कॉर्नेट के केस में वो 70% वो कहते हैं अचीव हो सकती है, बट होती नहीं है, कम रहती है। मैक्सिमम 50% अचीव होती है हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है। तो वो एफिशिएंसी क्यों अचीव नहीं होती? अगर आप देखें, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं इंजन में, तो जो फ्यूल यूज हो रहा है गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, बट साथ में वो हीट डिसिपेट भी हो रही है इन्वायरमेंट की तरफ। हीट जो गर्म इंजन जो गर्म होता है, अगर आप देखें तो उसका टेम्परेचर जो इंजन के विद इन इंजन के आउटर जो पार्ट्स हैं उनको हाथ लगाएं तो यू विल फील के टेम्परेचर वहां का हाई है। तो जो हीट है वो निकल रही होती है, तो वो सिंक की तरफ जा रही होती है, तो वो डिसिपेट होती है, वेस्ट एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। तो इसलिए वो जो 50% है एक्चुअली एफिशिएंसी उन इंजन की मैक्सिमम होती है। ये आउटपुट ओवर इनपुट एफिशिएंसी का सेम, किसी भी अगर आपने डिवाइस की एफिशिएंसी निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। उसमें वर्क, अब हम बात करें हीट की एक्चुअली। इस केस में हमारे पास वो जो इनपुट है वो QH है। आप हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से उसको हीट दे रहे हो और परफॉर्म क्या कर रहे हो, वर्क। अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जांपल है चैप्टर 6 में ही, उसको जरा देखें। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो, अभी एक तो हमने ये जो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल वाला रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए। और कॉर्नेट हीट इंजन का जो फार्मूला है वो ये है उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। आपकी आवाज नहीं आई सर। एफिशिएंसी आ गई 7.2%। आपकी आवाज नहीं आ रही समझ, जैन क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैंने कहा एफिशिएंसी एफिशिएंसी 7.2% आ रही है। नहीं पता चला। कितने परसेंट आ रही है बताओ दो। एफिशिएंसी 90 92%।
हाँ सर। नहीं यार, नहीं है। अच्छा, इसको आपने केल्विन में लेके जाना है टेम्परेचर्स को। 67.2%। टेम्परेचर्स को पहले केल्विन में लेके जाए। सिक्सटी सेवन पॉइंट टू परसेंट आ रही है सर। यस, नो। अब सही है। हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है? 1 4 किलो जॉल रिजेक्ट हो वन। रही है। 164। यस, 164 है। तो सर एफिशिएंसी 67% नहीं आती। यहाँ 67% है। तो आपके पास क्या चीजें आ गई हैं? हमने फाइंड आउट क्या करना है? रिजेक्ट, हीट रिजेक्ट जो हो रही है वो क्यूएल फाइंड आउट करनी है। मेरे पास 500 क्यूएच वॉट। आपके पास गिवन है, टेम्परेचर दोनों गिवन है, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में लेना है आपने। मेरे पास 5.328 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ही रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम में अक्सर लोग ना इसको केल्विन में नहीं लेंगे और इसलिए आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये बाकी सब लोग भी, आप लोग इसमें केयरफुल रहना जरा। अगर आपने उसको ऐसे ही डिवाइड कर दिया तो फिर आंसर आपका चेंज होगा। कितनी आई है? मेरी तो 164 आ रही है। 164 से जाओ। यस यस, तूने बड़ा तेज हो गया यार, तेरे आंसर सही आ रहे हैं। मैं देख लेंगे जब आपको बोलूंगा नहीं। उमर, इसको क्या हुआ है? बड़ा एफिशिएंट हो गया है बच्चा। उमर को खुद एफिशिएंसी डाउन है। सर मैं वहाँ सबके साथ में एप्लीकेशन नहीं कर पाती। नुमान साहब, वो जो एग्जाम वाले आपके। इंडेक्स। हमने तो फिर फर्स्ट मैसेज में गाना गाना शुरू कर दिया था। मुझे पता नहीं यार वो लगा था इतना ट्रैफिक था। हाँ जी, बाकी लोगों का हो गया? अरसलान, उमर, लगता है सोए हुए हैं। जुबैर सो गया है। और जो सिकंदर आजम भी नहीं आया। अरसलान जाग रहा है।
164 कैरियर यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी ओपन है। पिछले दिन स्टूडेंट्स कह रहे थे सर जाने नहीं दे रहे। सर जाने दे रहे हैं, मैं भी गया था यूनिवर्सिटी फैकल्टी में ना, थोड़े थोड़े दिन बाद आ जाते हैं, मतलब 2 दिन छुट्टी करके तीसरे दिन आ जाते हैं। वहाँ पे गार्ड भी आए थे काफी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, बाकी फैकल्टी यूनिवर्सिटी के गार्ड। अच्छा कुछ स्टूडेंट मुझे कॉल कर रहे थे यार, सर कुछ कर रहे हैं सर, मैंने जाना है पर किसको मिलना है। आईटी का कोई इश्यू था, लेकिन वो लॉकडाउन था ना, वो ये जो ओल्ड कैंपस एरिया है वो लॉकडाउन के अंडर आया हुआ था। सर क्या साहब तो वही लेक्चर लेते हैं हमारे आईएएस वाले सर। क्या साहब इधर डिपार्टमेंट में जाके लेक्चर लेते हैं हमारा आईएएस सही। का। तो इसका मतलब वो लोग आ रहे हैं। 15 को एक्सपेक्टेड है वैसे फैकल्टी वापस चले जाए यूनिवर्सिटी में। कल देखो क्या डिसीजन होता है। जी सबका हो गया ये प्रॉब्लम क्लियर। अच्छा इनिशिएट आप कर देते हैं मीटिंग। ये भी सही है यार, नेक्स्ट टाइम से फिर यही फार्मूला अपनाते हैं। नहीं नहीं, ये बेहतर है। तभी ये क्लियर है सबको। जी सर क्लियर है। ओके हो गया फिर। तो इसी से रिलेटेड एक और रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड केस है। हीट इंजन जो है वो ऑपरेट कर रहा है कॉर्नेट साइकिल पे, जिसकी एफिशिएंसी गिवन है 55% है। तो जो हीट वेस्ट हो रही है वो कितनी है, 800 किलो जूल। तो डिटरमाइन क्या हमने फाइंड आउट करना है, जो पावर आउटपुट ऑफ द इंजन है, ठीक है, वर्क जो परफॉर्म हो रहा है वो कितना पाए, और जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स टीएच फाइंड आउट करना है। टीएल आपको गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। इजी है। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर कॉर्नेट का आएगा तो फिर आपने जो हमने रिलेशन यूज करनी है वो कॉर्नेट से जो रिलेटेड पड़ी है वही यूज होंगी। ये ना फिर आप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाले वो जो रिलेशंस हैं उनमें कंफ्यूज हो जाएं। तो आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम में कॉर्नेट साइकिल का जो हीट इंजन है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कॉर्नेट साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है तो इसका मतलब जो रिलेशंस है वो कॉर्नेट से रिलेटेड वाली यूज होंगी।
जब जब हम 800 किलो पर मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 13.3 किलो जॉल पर सेकेंड। दिनेश ने अगर इसको सेकंड पे कन्वर्ट किया तो जब उसको हम एफिशिएंसी 55 को इसके साथ ऐड करते हैं ना प्लस करके तो 16.3 किलोवाट आ रहा है। कितना आंसर आया आपका? 2.3 किलोवाट। 3 पॉइंट। सर 16.3 किलोवाट। आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। सर फिर ठीक है। ठीक है सर। यस, तो टेम्परेचर TH। सर वो तो निकाल रहा हूँ। जिसका जो सोल्यूशन है एक्चुअली वो उसका यूनिट सिस्टम चेंज है। इसका सोल्यूशन एक बच्चे ने भी शेयर किया था उसके सामने। ये जो मॉर्निंग में एक बच्चा है उसने, समझ आ रही है आपको इसकी? आ गया है 640 केल्विन। ये आपको विजिबल है? कैसे ये तो विजिबल है आंसर आ गया। इसमें भी वैसे सेम ही तरीका है, इसमें इतना डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें यूनिट यूनिट सिस्टम चेंज है। प्रॉब्लम वही है। और माइनस की तो सर एक दफा दोबारा दिखाएगा दूसरे वाला सर जो अपने पहले दिखाया है। आप इसी को फॉलो करें एक्चुअली। अच्छा, आपके केस में एफिशिएंसी में कितनी गिवन है? 55%। तो जो हीट सिंक की तरफ जा रही है वो कितनी है? हेलो। तो 15 डिग्री लैग कर रही है। आंसर कितना था? 640 केल्विन और 6। ओके। सर अगर हम यहाँ पे 1 माइनस टीएल के ऊपर टीएल वाला फॉर्मूला यूज करें तो उससे भी आ रहा है।
हीट इंजन में केस में हमने वो वर्क उसका निकालते थे, वो जो हीट सोर्स से आ रही है और सिंक की तरफ जा रही है, अगर उनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, एक हमें गिवन थी और एफिशिएंसी गिवन थी, तो हमने क्यूएच फाइंड आउट कर लिया वहां से। ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा क्योंकि उसका यूनिट सिस्टम चेंज है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस सीएच ओवर टीएल वाला, कौन सा? एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस सीएच, टीएच और टीएल वाला? आ रहा है आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप। सर। क्वेश्चन में आंसर ठीक आ रहा है 1 माइनस सीएच ओवर टीएल वाला फॉर्मूला। हाँ, लेकिन उसके लिए टीएच निकालना पड़ेगा। सर टीएच नहीं गिवन था ना एफिशिएंसी वाले में, आपको टीएच नहीं गिवन। आप कह रहे हो कि एफिशिएंसी ये वाला फार्मूला अलावा टीएच भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टीएच ही तो हमें गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है हमें। सोर्स का टेम्परेचर है वो फाइंड आउट करना है। हाँ जी, बाकी जनता, आसम मुनीर, उठ जा। बाकी सब सोए हुए हैं सर। सो गए ना? नहीं सर, सोए नहीं हुए, आप ले रहे हैं, समय लग गई है। मजा आ रहा है। हमजा समझ आ रही है? तो जाग रहे हैं। यस सर, समझ आ रही है, अच्छी है। हमजा क्या है इसमें, हमने क्या है, ये प्रॉब्लम क्या था, जरा बता तो दो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, क्या वो कहना चाह रहा था, क्या गिवन था, क्या हमने डिटरमाइन करना, सर जरा उन्होंने बता। एफिशिएंसी सर दी हुई थी, और ठीक है। ठीक है सर, लोअर स्टिंग टेम्परेचर जो है ना सर, वो हमने फाइंड आउट करना था किसका फाइंड आउट करना था? सर। सिंक नहीं, उसका सोर्स का सर। हाई सोर्स का फाइंड टेम्परेचर, आउट। हाई टेम्परेचर दिया, लोअर हमें ठीक है। दिया हुआ था उन्होंने, और वो सब फार्मूला लगा के बड़ी आसानी से निकलेगा। W इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू आर वाला, नीचे सर उसके लड़के ने बीटा वाला एफिशिएंसी। तेरी आवाज कट गई हमजा, क्या कुछ ठीक ही रहा है, पता नहीं। जी सर। चलिए, ये मैं इसका ना ये सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकियों को क्लियर है कैसे हुआ? नो सर, क्यों फात क्या हुआ, नहीं समझ आए? यस मुनीब, जो टेम्परेचर का आंसर वो सही है, 640 केल्विन। एक चीज इसमें याद रखना, आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया वो आपको, वरना फिर आपके ना आंसर डिफरेंट हो सकता है, आंसर गलत होगा फिर। प्रोसेस तो आप ठीक कर जाओगे, कैलकुलेशन कर जाओगे। अच्छा, आज का जो आखिरी न्यूमेरिकल है, वो बहुत बड़ा है, तो क्या करें, ये तो मैं उसकी पढ़ते पढ़ते हरियाणा उसकी स्टेटमेंट देख कर डरना नहीं है। हरियाणा कर करके ये बिल्कुल दिखना है। नसीब ने सर क्या आइडिया है। क्या हुआ? ये अमेरिकन इतना बड़ा। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, डरना नहीं नहीं, है। स्टेटमेंट है सर, ये स्टेटमेंट है।
फिर तो मैं क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, फिर तो मैं ही सॉल्व करना है, वो भी बल डाल के। इसका मतलब ये पेपर में नहीं आएगा ना? पेपर में आ सकता है, लेकिन है इजी, वो आंसर इतना शॉर्ट से ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। सर मजाक ना किया करें सर। मैंने सीरियसली इसको अपना जरा रेट करें, आपको पता चलेगा। आप अगर घरों में देखें तो सम टाइम आपको कहा जाता है कि दूध गर्म में हालिए नो, फ्रिज नहीं रखना, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, आपको मना करते हैं ना, गर्म चीज जो है वो फ्रिज में नहीं रखनी, पहले इसको आप रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा कर लो, देन इसको आप फ्रीजर में आप रखना है। पहले ठंडा कर लेते हैं फिर रखते हैं। तो ऐसा क्यों है मतलब? तो फिर सर सर वैसे फ्रिज ही में रखना हो। सर वो फ्रिज के अंदर आप खत्म कर देते नहीं, आप गर्म भी तो रख सकते हैं। हैं, वो फ्रिज क्या के कह रहे हैं? अंदर खत्म कर देते हैं, उसकी गर्मी ज्यादा होती है। नहीं सर, मैं तो बैठा हूँ उसको एसी के वर्क नीचे। ज्यादा करना पड़ेगा ना, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। यस सर। नहीं सर, इसका भी एक और सोल्यूशन है, पर मौजूद ठंडा। तो इसमें हाँ भी फिर आपने वही वही चीज वो जैसे सर वो हमजा है, वो क्या है, फ्रिज को बार बार को उसमें वो गर्म चीजें ही रखता था, साल का कितने वो पहले इसको स्टेटमेंट को पढ़ो, एक्चुअली वो कितना खाना उसमें रखता है एक साल का, पहले वो फाइंड आउट करोगे। स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है उस फूड की। अच्छा, इस स्टेटमेंट में वो अगर आपको गौर से पढ़ेंगे तो तब आपका आंसर ठीक आना है, वरना नहीं आना। It is commonly recommended that hot foods be cooled first to room temperature by simply waiting a while before they are put into the refrigerator to save energy. Despite this common sense recommendation, a person keeps cooking a large pan of stew 3 times a week and putting the pan into the refrigerator while it is still hot, thinking that the money saved is probably too little. वो कहता है कि जितने गर्म ही देते हैं, कितने पैसा सेव हो जाएगा, वो बहुत कम ही होता है। अच्छा, वो कितना, अ पर्सन कीप्स कुकिंग अ लार्ज पैन, एक पैन है, हफ्ते में 3 दिन, 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स वो एक हफ्ते में उस पैन को फ्रिज के अंदर रखता है। But he says he can be convinced if you can show that the money saved is significant. कहता है वो आपसे कन्विंस हो जाएगा, वो ठंडा करके रखेगा चीजों को, अगर आप उसको कन्विंस कर दें कि आपके पैसे सेव होंगे। जो एवरेज मैस ऑफ द पैन एंड इट्स कंटेंट इज 5 kg। जो मैस का उसका जो वजन है पैन का और उसके अंदर जो फूड है 5 किलो का है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द किचन, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस है। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फूड, फूड का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन इट इज टेकन ऑफ दिस स्टोव, जब उसको खाना पकाने के बाद उसको जो फूड का टेम्परेचर है वो 95 है। The refrigerated space is maintained at 3 degrees Celsius and the average specific heat of the food and the pan can be taken to 3.9 kg per kilogram per degree Celsius। उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है। तो रेफ्रिजरेटर हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी उसका गिवन है 1.5। जो बिजली की कॉस्ट है वो 10 सेंट्स हर किलो वाट आवर है, $0.1, यानी अगर 1 किलो वाट आवर है तो उसकी जो कॉस्ट है वो $0.1 है। तो आपने बताना है कि वो बंदा कितने पैसे सेव कर सकता है पर ईयर, एक साल में कितने पैसे वो सेव कर सकता है। हो जाएगा? बट इजी है, बहुत इजी है। स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है फूड की, यानी सी। अगर आपके पास उसका वजन आ जाए, एक साल में कितना खाना वो बंदा फ्रिज में रखेगा पर ईयर फाइंड आउट करना ना उसका। आपने सोल्यूशन जो फाइंड आउट करना है, जो पैसे कितने बचाने हैं पर एक साल में, पर ईयर फाइंड आउट करना है, तो एक साल में खाना कितना रखेगा वो फाइंड आउट कर लें। हफ्ते में कितने दिन खाना रखता है? 3 टाइम। तो पर ईयर का हिसाब लगा लें वो कितने रखेगा। आपके पास उसका वो टोटल मैस आ जाएगा। मैस उसका 5 किलोग्राम है।
डेल्टा टी इसमें आपके पास है 95 माइनस 23। मास आपका वहां से निकल आएगा 1 साल का, ये आपको गिवन है। हीट आपके पास आ जाएगी, तो वो जो आपके पास एनर्जी आएगी, वहां से आपने फिर सीओपी वाला फार्मूला यूज करते हुए वो हीट निकालनी है। कोशिश तो करो। ये इजी है, अभी टफ वाले नहीं कर रहे, सीरियसली सिंपल था ये। सर इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के वैसा दिल घबरा गया सीव का। वहाज कैसे करेंगे? वहाज ने कल अच्छे न्यूमेरिकल सबसे पहले कर लिया था। वहाज का मैथ मैथ अच्छा लग रहा है मुझे। क्या करना सर, बेसिकली है ना, ऐसे ही अपने मैनेजर। वहाज बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट तो करो। सही सर कर रहा हूँ स्टार्ट। देखो पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। अब किसी ने रट्टा लगा लिया ना, अगर पेपर में आ गया तो हो सकता है इसमें वो चेंज कर दिया जाए, उसका वेट चेंज कर दिया जाए, 3 टाइम्स अ डे कर दिया जाए वीक की जगह, तो फिर वो पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। सर देना आपने यही सब क्वेश्चन? मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, बड़ा हिट हो गया था वो मुर्शद। आप जानते हैं सर मुर्शिद को? कौन नहीं जानता है? ये बात भी ठीक है, कौन नहीं जानता। सेव का स्टेटस लगे होते हैं सेव। बिल्कुल सही बात सर, असीम ने बिल्कुल सही बात की है। मुर्शद तो फिर एंटी डिप्रेशन के वो कैप्सूल हुए हैं। हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर मुर्शद कौन है? ये नहीं होगा। मैं तो सिर्फ स्टेटमेंट को देख ही जा रहा हूँ, यकीन करें सर, जब से स्टेटमेंट को देख रहा हूँ। देखो अपने स्टेटमेंट को ना अंडरस्टैंड करना पहले, अगर उसमें कोई चेंज आ गया, अगर ये न्यूमेरिकल आ जाता है तो कैसे करोगे हफ्ते में? वो क्या, ये देखो आपने सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, उसका मैथ का फाइंड आउट करना है। 1 साल में वो कितना जो फ्रिज के अंदर वो स्टोर करेगा, कितना वो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैन का वजन कितना है? 5 5 kg है। 1 हफ्ते में कितना वो रखता है? 3 पैन। 1 साल में कितने वीक्स होते हैं? 52। तो पर ईयर भी आपके पास वो मैस आ जाएगा 780 kg पर ईयर। आप इसकी आपको हीट स्पेसिफिक हीट गिवन है सी, इस फूड की, जो फूड वो खाता है रखता है फ्रिज में, उसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है। तो फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है? रिमूव कितनी हो रही है फ्रिज के अंदर से, कितनी हीट रिमूव हो रही है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यू आउट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम हमारे पास 780 kg पर ईयर है, स्पेसिफिक हीट गिवन है 3.9 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी हमारे पास है 95, जो फूड का टेम्परेचर है। बाहर कितना है? 23 है हमने। तो जो हमारे पास एनर्जी आउट आएगी वो कितनी आई है? 219,024 किलो जूल पर ईयर। अब हमने वो एनर्जी रिमूव हुई है, क्यू आउट, एनर्जी सेव अगर फाइंड आउट करनी है तो वो हम इस पे डिवाइड कर देंगे, जो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितनी एनर्जी वो सेव कर सकता है। तो
नहीं, इस केस में वो एनर्जी कितनी सेव कर सकता है, क्योंकि हमने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। एनर्जी सेव करेगा तो फिर जो एक यूनिट जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का है, ये एनर्जी का है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो जो एनर्जी सेव कर रहा है, तो वो $4 एक साल में बचा सकता है। बहुत बड़ी अमाउंट है कि कैसे? नहीं? अगर आप गर्म चीजें रख देंगे फ्रिज में तो फिर आपका जो बिल है वो ज्यादा आ सकता है, एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे पहले उनको लेके आए देन उनको फ्रिज में रखें। तो ये बड़ा एक प्रैक्टिकल भी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं रोज़मर्रा। यस, अक्सर बच्चे वो खोल के खड़े रहते हैं, छोटे बच्चे घरों में, जिससे उसको जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। सर मेरा क्वेश्चन है सर, हम एफिशिएंसी को 5 ऑक्टेन वाले फ्यूल के साथ इंक्रीज नहीं कर सकते? क्या कह रहे हो जैन, कुछ समझ नहीं आई। क्या सर हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर सकते अगर हम हाई ऑक्टेन फ्यूल? ऐसे क्या कह रहे हो? मैं खुद जी क्या कह रहे हैं? मुझे भी सर क्लियर पता नहीं नहीं आ रही सर। इसकी बात। सर इसकी समझ नहीं आवाज ही क्लियर नहीं आ रही सर इसकी। समझ नहीं आ रही होता है। जी अवैध साहब की लाइट ऑफ चाहिए, लाइट तो हमारी भी ऑफ है यार, यूपीएस चल रहा है, शुक्र है अभी तक। सर घर की लाइट थी खराब। ओके। और मुर्शिद के बारे में पूछा आपसे। अच्छा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ठीक है ट्रिकी हो सर। सकता है, ठीक है, जी भाई, आपने सिर्फ आ इसको रहा हूँ, समझना अंदर है। ही आ रहा हूँ। लेकिन अगर ये नहीं होगा। खैर आवाज नहीं, आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है सबसे पहले। अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल, ये चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारा जो थर्मो का मेजर पार्ट है वो चैप्टर 6 पे काफ़ी ये लेंथी था, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, न्यूमेरिकल भी का ज़्यादा इससे किए हैं, क्योंकि वो पहले आपका मिड वाला था, ये आफ्टर मिड है। आई डोंट नो कि आपके फाइनल सर में जैन का मिड से पहले वाला कवर होगा कि नहीं होगा। वो मैक्सिमम ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 70 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती कॉर्नट की भी। सर एक्चुअली में सर उसकी 45 या 50 की रेंज में रहती है सर। फिर हम ऐसे कहते हैं क्यों सर ये 70 की प्ले कर रहा है? उसको आइडियल लेते हैं कॉर्नेट को, उससे कंपेयर करते हैं बाकी इंजन्स को। कॉर्नेट क्या है, वो एक्चुअली हाइपोथेटिकल हीट इंजन है, कोई भी रियलिटी में एग्जिस्ट तो नहीं करता ना। एक्सक्यूज मी सर। जी मुनीब, सर जो उसमें यूज होते हैं जहाजों में जो फ्यूल यूज होता है सर, उसकी तो एफिशिएंसी 90 के अबाउट। मुनीब आवाज नहीं आई। अब एरोनॉटिकल उनकी डिजाइनिंग कैसी होती है, हम 95 तो नहीं होती, आई एम नॉट श्योर कि वैसा 95 नहीं हो सकती। सर उसके करीब करीब होती है। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी इतनी नहीं हो सकती। कॉर्नेट की 70 है, कोई भी हीट इंजन अभी तक ऐसा नहीं है
मैक्सिमम 50 तक जाती है सर जितनी उसमें भी जो आप। फ्यूल सर उसमें जो फ्यूल यूज होता है उसकी एफिशिएंसी इतनी होती है, इंजन की नहीं बात कर रहा। नहीं, हम इंजन को डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी और चीज है। फ्यूल अगर आप एक्चुअली यूज हम इंजन में कहते हैं, हम इंजन की बात कर रहे हैं, वो फिर आप सही कह रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी हो सकती है, फ्यूल की हो सकती है। फ्यूल इज डिफरेंट थिंग। ओके सर। अच्छा, जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है, जो अगर सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर इसमें आप देख सकते हैं, अगर हमारे जो सोर्स है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी हीट इंजन की रिवर्सिबल के केस में ज्यादा होती है। तो द हायर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मल एनर्जी, द हायर इट्स क्वालिटी। तो इसके बाद फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स फॉर कोऑर्डिनेट वर्किंग अंडर कोऑर्डिनेट साइकिल। तो इसको हमने इसके न्यूमेरिकल नहीं करने, न्यूमेरिकल ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गए हैं। अस्सी पहले कहता है सर बस करें, इसका शुक्र हमने सर आपका न्यूमेरिकल, एहसास हो गया है। शुक्र है सर इसका हमने एहसास हो न्यूमेरिकल गया नहीं आपका। किए, ठीक है। सिस्टम में है वो अलग। सर जी जल्दी कर लें, तो नमाज लग गई है। तो इस चैप्टर का फिर दी एंड होता है, इसमें जो इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमने सेकंड लॉ को डिस्कस किया था, ठीक है, उसके जो इंट्रोडक्शन किया था, फिर उसके कुछ प्रोसेसेस देखे थे, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को डिस्कस किया था, एनर्जी थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट कैसे करते हैं, फिर हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट किए थे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स के लिए, उनके न्यूमेरिकल किए, क्लॉजेस स्टेटमेंट पढ़ी। कल हमने परपेचुअल मोशन मशीन्स के बारे में पढ़ा था, वो क्या होती हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, इरिवर्सिबिलिटीज क्या होती हैं। फिर इंटरनली और एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े थे। अच्छा, आज जो हमने किया था, ये सारे, जो सारे हैं ये कौन से हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इंटरनली वाले हैं, ठीक है। ये सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, सो दोज आर कॉल्ड इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर सिस्टम से बाहर होंगे सराउंडिंग में तो वो फिर एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। उसके बाद फिर हमने कोऑर्डिनेट साइकिल को आज डिस्कस किया है, उसके प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल्स किया, उसका न्यूमेरिकल किया है, और कोऑर्डिनेट हीट इंजन और उसके न्यूमेरिकल किए हैं। So that was the end of chapter 6 of second law of thermodynamics. Mhm. हो रहा नहीं, अभी नहीं आई, इधर शेयर नहीं हो रही। हो रही है शेयर। सर तो परपेचुअल मोशन वाली सर जो कल हमने डिस्कस की थी वो वाली। ओके ओके। अच्छा, परपेचुअल मोशन मशीन्स ऐसी मशीन्स हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स के लॉज को वायलेट करती हैं, उनको मानती नहीं है। तो ऐसी मशीन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ना माने, कोई बंदा ऐसी मशीन बना ले, वो कहे जी हमारे पास 5 किलो जूल इनपुट लेता है और आउटपुट देता है वो 25 किलो जूल की, तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है कि मैं 5 किलो जूल से 25 किलो जूल बिजली बना के दे देता हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो 5 किलो जूल कन्वर्ट हो सकती है 5 किलो जूल वर्क में, 5 किलो जूल इलेक्ट्रिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क में, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। इवन वो 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 भी आइडियल केस में 5 नहीं होगी, वो 3 होगी, 3.5 होगी, ठीक है। बाकी वो उसमें सिंक में जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएगी। तो कुछ लोगों ने ऐसे कोशिश की, जैसे कोई आगा एक नामी था, एक बंदा जिसने पानी से एक गाड़ी चलाने की कोशिश की थी, अगर याद हो कुछ साल पहले। कुछ भी नहीं था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आप हीट को क्रिएट कर सकें। जो आप उसको जो उसकी फॉर्म्स है उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विद इन द सिस्टम,
टोटल हीट ऑफ जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट रहेगी, उसको बढ़ा नहीं सकते आप, ठीक है। तो फिर ऐसी मशीन्स अमेरिका में भी ऐसे हुआ था। एक जेके कैंडी नामी बंदा था, वो कारपेंटर था, उसने कहा जी मैंने ऐसी मशीन बना ली है, गाड़ियों का जो रेलगाड़ी का एक इंजन जो है वो 3000 मील सफर करेगा कम एनर्जी में। लेकिन वो उसने बड़े फंड जमा कर लिए, बड़ी पेटेंट उसने अपनी जमा करवाई। जो भी रिसर्च होती है ना, वो आप इसके रिसर्च की फॉर्म में एक पेपर फिर जमा करवाते हो यूएस पेटेंट ऑफिस को। अमेरिका में पूरा एक अदारा है, जो दुनिया में जितनी भी रिसर्च होती है वहां पे वो सबमिट होती है, वो उनको फिर वैलिडेट करते हैं कि इधर ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसने जो उसका काम है वो सच्चा है। तो वो फिर सारा झूठ निकला ना, उस बंदे ने इतने फंड जमा किए। तो ये आगा खां वाला जो एक केस हुआ था जिसने पानी से गाड़ी चलाने वाला, ये भी ये फ्रॉड ही होता है अक्सर। लेकिन अभी भी लोग इस पे काम कर रहे हैं। फिर ऐसी मशीन्स, ऐसी डिवाइस जो है जो इन लॉज को ना माने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, तो ऐसी डिवाइसेस को हम परपेचुअल मोशन मशीन्स कहते हैं, PMM1 और PMM2। अभी भी इस पे काम कर रहे हैं लोग, आए दिन इस पे करते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। सर जी जी। परपेचुअल मोशन मशीन सर वो नहीं होती जिनको स्टार्ट में थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाती है, खुद ब खुद चलती रहती है? ये खुद ब खुद कैसे चलेंगे, यही तो क्वेश्चन है। वो उसके अंदर हीट आप एनर्जी स्टोर करते हो तो वो चलती है ना, वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है। जी सर। ठीक है। सर मैं क्लॉक करके इस तरह की टावर क्या हुआ? क्लॉक टावर फिर कैसे मैग्नेट असर हो, वो घूमती रहे मैग्नेट कशिश की वजह से, ऐसी की मशीन बन सकती है? आवाज नहीं आ रही आपकी। ऐसे बेशुमार आइडियाज पड़े हैं, अगर आप इनकी रिसर्च पढ़े ना, एनर्जी क्रिएशन से रिलेटेड बेशुमार लोगों का काम इस पे आपको नजर आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब उस पे वो उसको कहते हैं कि परफॉर्म करके दिखाओ, तब वो फेल हो जाते हैं। और सर ये जो क्लॉक टावर वो किस बेस पे चल रहा है? हाँ जी ठीक है जी, आज की क्लास फिर वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर 7 एंट्रोपीज को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके हो गया। न्यूमेरिकल आपको शेयर कर अभी मैं कर देता हूँ उनका सोल्यूशन, कल वाला हो गया, मॉर्निंग में मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है जी, ओके यस जी, सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।